स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टडी चैप्टर 1 डेमोक्रेसी। चैप्टर 1 डेमोक्रेसी का हम स्टडी करेंगे आज। व्हाट डज द वर्ड डेमोक्रेसी मीन? वैसे डेमोक्रेसी होती क्या है? डेमोक्रेसी का मीन क्या होता है? द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड। हमारा जो डेमोक्रेसी वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड डेमोक्रेसिया, यानी हमारा डेमोक्रेसी जो वर्ड है ग्रीक वर्ड डेमोक्रेसिया से लिए हमें ड्राइव हुआ है। ग्रीक वर्ड डेमोक्रेसिया से लिया हुआ है। इन ग्रीक डेमोस मीन्स रूल। ग्रीक में डेमोस का मीन्स क्या होता है? रूलिंग करना, रेन यानी कि शासन करना। इन ग्रीक डेमोस मीन्स रूल। सो डेमोक्रेसी इज रूल्ड बाय द पीपल। जो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी यानी कि जो लोगों द्वारा जो शासन किया गया, लोगों द्वारा जो रूल किया जाता है, दिस इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट का एक रूप है। इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसमें कि रूलर्स हम राजा इलेक्ट करते हैं, जिसमें हम राजा इलेक्ट करते हैं। राजा जो इलेक्ट होते हैं, राजा जो चयनित किए जाते हैं, लोगों द्वारा किए जाते हैं। एमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का एमरजेंस कैसे? डेमोक्रेसी का उद्भव कैसे हुआ, यानी हमारे लोकतंत्र का उद्भव कैसे हुआ? बिफोर डेमोक्रेसी देयर वर मोनार्कीज। डेमोक्रेसी से पहले क्या थी? मोनार्कीज थी। डेमोक्रेसी से पहले मोनार्कीस यानी राजतंत्र था। दैट रूल्ड द पीपल, जो कि लोगों पर शासन करते थे। यानी कि डेमोक्रेसी से पहले जो लोगों पर शासन किया, लोगों को जो लोगों की कमान संभाली जाती थी, लोगों पर जो शासन किया, रेन किया जाता था, वो मोनार्कीस द्वारा, राजतंत्र द्वारा किया जाता था, राजाओं द्वारा किया जाता था। यानी डेमोक्रेसी से पहले ऐसा होता था। टू ट्रेस द एमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। हम डेमोक्रेसी के उद्भव को अगर हम ट्रेस करें, वी हैव टू लुक एट द हिस्ट्री। हमें हिस्ट्री ऑफ द 17th and 18th सेंचुरी में की ओर झुकना पड़ेगा। यदि हमें कि डेमोक्रेसी का उद्भव कब हुआ, इन सब बातों को जानना है, तो हमें 17th और 18th सेंचुरी की, हमें 17th और 18th सेंचुरीज की 17th और 18th सेंचुरी की हिस्ट्री को देखना पड़ेगा। दीज सेंचुरीज विटनेस्ड 3 ग्रेट रेवोल्यूशन इन यूरोप। ये हमारी सेंचुरी हैं, विटनेस हैं, गवाह हैं यूरोप के अंदर 3 ग्रेट रेवोल्यूशन को लाने के लिए। यानी कि जो यूरोप के अंदर जो 3 ग्रेट रेवोल्यूशंस आए, उनको हमें डेमोन्स्ट्रेट करते हैं ये हमारी सेंचुरीज, यानी कि 17th और 18th सेंचुरी। दीज सेंचुरी विटनेस, यानी कि 17th और 18th सेंचुरी हमारी 3 ग्रेट, यूरोप के अंदर जो 3 ग्रेट रेवोल्यूशंस हैं उनका गवाह है, उनको रिप्रेजेंट करती हैं, उनको बताती हैं, उनको इंटरप्रेट करती हैं। द ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड, जो कि 1688 में हुआ था। ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड 1688 के अंदर, और अमेरिकन रेवोल्यूशन 1775 टू 1781 के बीच, एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि 1789 में हुआ था। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, फ्रांसीसी क्रांति जो हमारी 1789 के अंदर हुई थी। रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का रेवोल्यूशन, इंग्लैंड की क्रांति। दिस रेवोल्यूशन वाज अगेंस्ट द ब्रिटिश किंग जेम्स सेकंड। हमारा जो इंग्लैंड का रेवोल्यूशन था ब्रिटिश किंग जेम्स सेकंड के खिलाफ था। ब्रिटिश किंग जेम्स सेकंड के खिलाफ था हमारा जो रिवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड था। इंग्लैंड का जो क्रांति थी हमारी, इंग्लैंड की क्रांति, वो अगेंस्ट द ब्रिटिश किंग, जो ब्रिटिश यानी ब्रिटिश राजा जेम्स सेकंड के खिलाफ थी। द ब्रिटिश पीपल डिथ्रोन द किंग। ब्रिटिश पीपल ने राजा को हटा दिया था। द बिल ऑफ राइट ऑफ द पीपल वाज पास्ड इन 1689। लोगों के राइट का जो बिल था वो पास किया गया था 1689 के अंदर। Then this marked the first sign of emergence of democracy in the world। ये चीज़ हमें विश्व के अंदर पहला संकेत देती है डेमोक्रेसी के आगमन का। डेमोक्रेसी के उद्भव का फर्स्ट साइन है हमारा 1689 का जो बिल पास किया गया था लोगों के लिए, जो बिल राइट ऑफ पीपल, द बिल ऑफ राइट ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों के अधिकार का जो बिल पास किया गया था 1689 में, वो ही हमारा डेमोक्रेसी के एमरजेंस को रिप्रेजेंट करता है, इंटरप्रेट करता है। अमेरिकन रेवोल्यूशन, द अमेरिकन रेवोल्यूशन बिगेन इन 1775। अमेरिकन रेवोल्यूशन की शुरुआत कब हुई थी? 1775 में।
अमेरिकन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी 1775 में एंड एंडेड इन 1781 और हमारा जो अमेरिकन रेवोल्यूशन समाप्त हो गया था 1781 में। अमेरिकन रेवोल्यूशन की समाप्ति कब हुई थी? 1781 में। अमेरिकन रेवोल्यूशन 1775 में स्टार्ट हुआ था और 1781 में समाप्त हो गया था। एक डिक्लेरेशन वाज इशूड विच स्टेटेड, एक डिक्लेरेशन की गई थी, घोषणा की गई थी 1781 में, विच स्टेटेड दैट ऑल मेन्स आर क्रिएटेड, विच a declaration was issued which stated that all men are created equal, they have a natural and inalienable right to life। 1781 में जो रेवोल्यूशन के दौरान जो 1781 में जो घोषणा की गई थी, क्या कि उसमें कहा गया था कि सभी मेंस को समान रूप से ट्रीट किया जाएगा, एक समान बनाया गया, सभी व्यक्तियों को एक समान बनाया गया। दे हैव ए नेचुरल, और उनके पास नेचुरल और इनएलिएनेबल राइट, यानी कि उनको उनके पास प्राकृतिक अधिकार है अपनी लाइफ को स्पेंड करने का, एक प्राकृतिक राइट, नेचुरल राइट मिला हुआ है, जिस पर जो कि कभी समाप्त नहीं हो सकता, इनएलिएनेबल है। लिबर्टी एंड परसुएट ऑफ हैप्पीनेस, उसमें स्वतंत्रता और खुशी को भी शामिल किया गया। The American Revolution laid the foundation of the United States of America। अमेरिकन रेवोल्यूशन से ही अमेरिका की स्थापना की नींव डाली। फ्रेंच रेवोल्यूशन, नाउ वी स्टडी फ्रेंच रेवोल्यूशन। द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑन 14 जुलाई 1789। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? फ्रेंच रेवोल्यूशन 14 जुलाई 1789। द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑन 14 July 1789। French Revolution on 14 July 1789। The French peoples are against the cruelties of the king Louis XVI। फ्रांस के जो लोग थे वो अपने राजा लुई 16 द्वारा जो किए गए अत्याचार से काफ़ी नाखुश थे, उसके खिलाफ थे। लुई 16 द्वारा फ्रांस के लोगों के साथ जो व्यवहार कर रहा था, जो उनके साथ ट्रीट कर रहा था, उसके अगेंस्ट थे फ्रांस के लोग। यानी कि हमारा फ्रेंच रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 14 जुलाई 1789 को। 14 जुलाई 1789 दे किल्ड द मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली, और उन्होंने क्या किया था? उन्होंने मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली की हत्या कर दी थी, यानी लोगों ने मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली की हत्या कर दी थी। ए नेशनल असेंबली वाज फॉर्म्ड, और एक नेशनल असेंबली बनाई गई थी दैट गवर्न फ्रांस फ्रॉम 1789 टू 1791, जिसने फ्रांस की रूलिंग की थी, फ्रांस पर शासन किया था 1789 से 1791 तक। इन 21 सितंबर 1792 द फर्स्ट रिपब्लिक वाज प्रोक्लेम्ड। पहला गणतंत्र दिवस का दावा किया गया था फ्रांस के अंदर 21 सितंबर 1792 को फर्स्ट रिपब्लिक की घोषणा की गई थी। यह फ्रांस के अंदर फ्रांस को पहला गणतंत्र माना गया था, गणतंत्र की घोषणा की गई थी। थ्रू आउट द 18th, 19th एंड 20th सेंचुरीज द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी डेवलप्ड। कंप्लीट हमारा जो अगर एब्सोल्युटली देखे जाए तो कंप्लीट रूप से 18, 19 और 20 सेंचुरी के अंदर 18, 19 और 20 सेंचुरी के अंदर हमारा डेमोक्रेसी डेवलप हो चुका था, डेमोक्रेसी विकसित हो चुका था। द रिजल्ट ऑफ स्ट्रगल्स, इन संघर्ष का क्या रिजल्ट निकला, क्या परिणाम निकला? द रिजल्ट्स ऑफ स्ट्रगल्स अबाउट 2 centuries, 2 शताब्दियों तक पीपल्स कंटिन्यूड देयर स्ट्रगल, लोगों ने अपना स्ट्रगल जारी रखा फॉर द रूल ऑफ लॉ, कानून के शासन के लिए शासन करने के लिए लोगों ने अपना शासन 2 centuries तक कानून के शासन के लिए लोगों ने कानून के रूप में शासन करवाने के लिए लोगों ने 2 centuries तक अपना स्ट्रगल, अपना संघर्ष जारी रखा। दोज इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, हालांकि विश्व के कुछ पार्ट्स के अंदर द राइट्स टू वोट, विश्व के कुछ पार्ट्स के अंदर जो राइट्स टू वोट था, यानी कि वोट देने का अधिकार जो था, द राइट्स टू वोट वाज
द राइट टू वोट्स was granted to people, लोगों को दे दिया गया. द राइट्स टू वोट was granted to people, यानी कि वोट देने का अधिकार लोगों को गारंटी दे दी गई लोगों को. देन इट वाज वेरी लिमिटेड, लेकिन उसकी सीमा काफ़ी सीमित थी. इन द 19th सेंचुरी द डिमांड अरोज फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. 19th सेंचुरी के अंदर एक डिमांड रखी गई, एक डिमांड की गई, मांग की गई, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की मांग की गई. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो था, द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और यूनिवर्सल सफ्रेज यानी कि सार्वभौमिक मताधिकार और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जिसको हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मत यानी कि जो भी हमारे यंग पीपल्स हैं उनको वोट देने का अधिकार है, वोट देने का राइट है, जिसमें यानी कि यूनिवर्सल यानी कि सभी को वोट देने का, मत देने का. यूनिवर्सल सफ्रेज means that every adult citizens of a democratic country, man or woman. यूनिवर्सल सफ्रेज का मीनिंग क्या है? यूनिवर्सल सफ्रेज यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मीनिंग है यानी कि सभी सिटीजन, सभी एडल्ट सिटीजन्स को वोट देने का अधिकार है. यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री का चाहे मैन हो चाहे वोमेन हो, सभी को वोट देने का, सभी एडल्ट सिटीजन्स वोट दे सकते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अकॉर्डिंग. यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हमारा डिक्लेयर करता है कि एवरी एडल्ट सिटीजन हैव द राइट टू वोट इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री. डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर सभी को राइट है, सभी एडल्ट पीपल्स को वोट देने का अधिकार है. देन चाहे वो मैन हो चाहे वोमेन हो, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, ब्लैक हो या वाइट हो, शुड हैव द राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. चाहे वो वाइट या ब्लैक हो या रिच या पुअर हो, उन सभी को शुड हैव द राइट टू वोट, उनको विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, शुड हैव द राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव को उनको वोट देने का अधिकार है उनके साथ. देन 20th सेंचुरी सो रियल डेमोक्रेसी. 20th सेंचुरी के अंदर हम रियल डेमोक्रेसी को देखते हैं. द 20th सेंचुरी सो रियल डेमोक्रेसी. 20th सेंचुरी को हम रियल डेमोक्रेसी के रूप में, वास्तविक डेमोक्रेसी के रूप में देखते हैं. कम इन टू बिंग when most of the democracies granted their citizens. 20वीं शताब्दी को हम रियल डेमोक्रेसी के रूप में देखते हैं. 20th सेंचुरी को द 20th सेंचुरी सो रियल डेमोक्रेसी, वास्तविक लोकतंत्र के रूप में देखते हैं. सो रियल डेमोक्रेसी कम इन टू बिंग when most of the democracies granted their citizen. वैसा भाई जब सभी ज़्यादातर सिटीजन्स को राइट दिया गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि 20th सेंचुरी को हम रियल डेमोक्रेसी के रूप में देखते हैं. जब सब अधिकतर सेंचुरी सो द रियल डेमोक्रेसी कम इन टू बिंग व्हेन मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसी ग्रांटेड, यानी 20th सेंचुरी को हम उस डेमोक्रेसी को रियल डेमोक्रेसी के रूप में देखते हैं जब सभी डेमोक्रेसीज के अंदर सिटीजन्स को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दे दिया गया था. न्यूजीलैंड वाज द फर्स्ट कंट्री, न्यूजीलैंड पहला कंट्री था. न्यूजीलैंड वाज द फर्स्ट कंट्रीज टू इंट्रोड्यूस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. यूनिवर्सल यानी कि न्यूजीलैंड हमारा पहला ऐसा देश था जहाँ पर सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार को इंट्रोड्यूस किया गया. यानी कि वहाँ पर एडल्ट सिटीजन्स को वोट देने का अधिकार, विश्व के अंदर सबसे पहले एडल्ट सिटीजन्स को वोट देने का जो अधिकार दिया गया था न्यूजीलैंड के अंदर. इन इंडिया इट इज़ ए गिवन टू दोज हु हैव अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स. इंडिया के अंदर उन सिटीजन्स को इसमें वोट देने का अधिकार दिया गया जिन्होंने 18 साल की आयु को प्राप्त कर लिया था, 18 साल की एज को प्राप्त कर लिया था, अचीव कर लिया था. वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट दैट फाउंड इन इंडिया. इंडिया के अंदर जो वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट मिलती हैं. जनरली द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, वेरियस टाइप ऑफ गवर्नमेंट दैट फाउंड इन इंडिया. इंडिया के अंदर जो हमें वेरियस टाइप विभिन्न प्रकार की सरकारें मिलती हैं. जनरली द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. इंडिया के अंदर वास्तव में रियल में सामान्य रूप से इंडिया के अंदर फॉलोइंग सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आर सीन इन द वर्ल्ड. हम निम्नलिखित सिस्टम्स को हमारे इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर देखते हैं. डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, फर्स्ट वन हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. फॉलोइंग सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आर सीन इन द वर्ल्ड. हम विश्व के अंदर निम्नलिखित यानी कि फॉलोइंग सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को देखते हैं. वेरियस टाइप ऑफ, जिसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हो गया. फर्स्ट हमारा जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आर ऑफ टू टाइप्स.
डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमारी दो प्रकार की होती हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक सिस्टम्स आर ऑफ टू टाइप्स, प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री। डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारा टू टाइप्स का होता है, यानी कि डेमोक्रेटिक सिस्टम को हमने टू टाइप्स में, डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को हमने टू टाइप्स में क्लासीफाई किया है, जिसमें कि डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारा टू टाइप्स में, फर्स्ट वन इज प्रेसिडेंशियल एंड सेकंड वन पार्लियामेंट्री। फर्स्ट वन हमारा प्रेसिडेंशियल होता है, सेकंड वन पार्लियामेंट्री होता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर, इन दिस सिस्टम द प्रेसिडेंट हेड्स द गवर्नमेंट, इसके अंदर हमारा प्रेसिडेंट हेड होता है, प्रेसिडेंट हमारी सरकार को हैंडल करता है। प्रेसिडेंट हेड्स द गवर्नमेंट एंड देयर इज नो प्राइम मिनिस्टर, इसमें कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहता। एंड देयर इज नो प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, प्रेसिडेंट प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा इलेक्ट किया जाता है। द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर आर नॉट इंटरलिंक्ड, एग्जीक्यूटिव और हमारे लेजिस्लेचर हैं, यानी कि हमारा कार्यकारी और जो विधानमंडल होते हैं वो इंटरलिंक नहीं होते हैं, एज इन द पार्लियामेंट्री, जो कि हमारे जैसे कि वो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर होते हैं, संसदीय तंत्र के अंदर होते हैं। एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव आर नॉट, कार्यकारी और लेजिस्लेचर विधानमंडल के जो होता है हमारा, वो उस तरह इंटरलिंक नहीं होता जिस तरह हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर होता है। दस दिस सिस्टम कैन बी सीन इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इस तरह का सिस्टम पार्लियामेंट्री सिस्टम हम अमेरिका के अंदर देखते हैं, एंड फ्रांस के अंदर भी देखा जाता है। वेयर इट इज़ नॉन एज द कांग्रेसनल सिस्टम, वहाँ पर इसे कांग्रेसनल सिस्टम कहा जाता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, अंडर दिस सिस्टम द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इस सिस्टम के अंदर हमारा प्रेसिडेंट क्या होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर क्या होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल, प्रेसिडेंट हमारा नॉमिनल हेड होता है, वैसे नाम यानी कि नॉमिनल नाम मात्र का हेड होता है गवर्नमेंट का, विद सम एग्जीक्यूटिव पावर्स, कुछ उसके पास कार्यकारी हमारी शक्तियाँ होती हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं। अंडर दिस सिस्टम द प्रेसिडेंट इज़ द नॉमिनल, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर प्रेसिडेंट एक औपचारिक हेड होता है हमारी सरकार का, जिसमें कि उसमें कुछ शक्तियाँ उसके कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स उसके पास में होती हैं। द प्रैक्टिकल पावर ऑफ द गवर्नमेंट, हमारी जो प्रैक्टिकल पावर होती है, वास्तविक पावर जिसमें वास्तव में यूज़ में जो ली जाती है, प्रैक्टिकल पावर ऑफ द गवर्नमेंट लाइज विद द प्राइम मिनिस्टर, जो कि प्राइम मिनिस्टर के हाथों में होती है। इंडिया जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर, जिसमें कि रियल पावर जो एक्चुअल पावर होती है, जिसको रियल पर एक्चुअल वर्चुअल जो पावर होती है हमारी, वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है। हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर प्रेसिडेंट इज ओनली ए नॉमिनल हेड, वो सिर्फ नॉमिनल हेड होता है, इज ओनली लाइक ए नॉमिनल हेड। द प्रैक्टिकल पावर ऑफ द गवर्नमेंट लाइज विद द प्राइम मिनिस्टर हु इज़ द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव और क्रूशियल और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हमारा प्राइम मिनिस्टर जो होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो क्या होता है, हु इज़ द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव और काउंसिल, वो हेड होता है हमारा एग्जीक्यूटिव, यानी कि कार्यकारी हमारा एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट होता है, उसका हेड होता है। साथ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी हेड रहता है, यानी कि वित्त मंत्री, हमारे जो विधान परिषद के जो मंत्री होते हैं उनका भी मुख्य अध्यक्ष रहता है। द प्राइम मिनिस्टर इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, प्राइम मिनिस्टर जो कि डायरेक्टली यानी कि प्रत्यक्ष रूप से हमारा प्राइम मिनिस्टर की जो चयन किया जाता है वो लोगों द्वारा किया जाता है। बट द प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द बट द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इनडायरेक्ट वोट, लेकिन अप्रत्यक्ष वोट द्वारा हमारे प्रेसिडेंट की नियुक्ति की जाती है। प्रेसिडेंट की जो नियुक्ति की जाती है अप्रत्यक्ष वोट द्वारा की जाती है। प्राइम मिनिस्टर हमारा जो इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति प्रत्यक्ष रूप से सीधे तौर पर हमारे लोगों द्वारा चयन किया जाता है प्राइम मिनिस्टर। और हमारा जो दैट इज जो प्रेसिडेंट होता है प्रेसिडेंट, बट द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इनडायरेक्ट वोट, अप्रत्यक्ष वोट द्वारा हमारे प्रेसिडेंट की नियुक्ति होती है। दैट इज बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल लेजिस्लेटर, जो कि मेंबर्स और स्टेट के मेंबर्स यानी कि राज्य के मेंबर्स द्वारा, स्टेट्स के जो मेंबर्स ऑफ द स्टेट और स्टेट सेंट्रल लेजिस्लेचर द्वारा दिए जाते हैं। ये वोट हमारे जो जिससे कि प्रेसिडेंट की नियुक्ति होती है, जो वोट जिससे प्रेसिडेंट की नियुक्ति होती है स्टेट मेंबर्स ऑफ द स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेटर द्वारा डाले जाते हैं।
सेंटर यानी कि केंद्रीय विधानमंडल, और हमारे जो स्टेट्स के जो मेंबर्स होते हैं, स्टेट्स मेंबर्स ऑफ द स्टेट्स के सदस्यों द्वारा जो वोटिंग की जाती है, उनके द्वारा हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है। इन इंडिया देर आर 2 हाउसेस ऑफ लेजिस्लेचर। इंडिया के अंदर लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट के 2 हाउसेस हैं, लोकसभा जिसको हम लोअर हाउस, लोकसभा और लोअर हाउस जिसको हम लोअर हाउस कहते हैं। इंडिया के अंदर 2 हाउसेस हैं। इन इंडिया देर आर 2 हाउसेस ऑफ द लेजिस्लेचर। इंडिया के अंदर विधानमंडल जो हमारे हैं उसके अंदर लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट के अंदर 2 हाउसेस हैं। इंडिया देर आर 2 हाउसेस ऑफ लेजिस्लेचर, जिसमें फर्स्ट वन हमारा लोकसभा जिसको हम लोअर हाउस भी, निचला सदन भी कहते हैं, एंड राज्यसभा और अपर हाउस। राज्यसभा हमारा दूसरा हाउस है जिसको हम अपर हाउस यानी ऊपरी सदन कहते हैं। मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर डायरेक्ट मेंबर्स, लोकसभा के हमारे जो सदस्य होते हैं डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल्स। लोकसभा के मेंबर्स को लोगों द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। लोकसभा के मेंबर्स को डायरेक्टली पीपल्स द्वारा इलेक्ट किया जाता है। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, वाइल ऑफ द राज्यसभा, जबकि राज्यसभा के जो लोग होते हैं, मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, वाइल ऑफ द राज्यसभा सम, जो हमारे राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, जबकि राज्यसभा के मेंबर्स सम आर इलेक्टेड बाय, दैट इज सम आर इनडायरेक्टली, कुछ को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, दैट इज बाय द, कुछ को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, दैट इज बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर एंड अदर्स आर, जो कि डायरेक्टली जिन यानी कि राज्यसभा के अंदर जिन मेंबर्स को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है वो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर द्वारा किया जाता है, और अदर्स जो नॉमिनेट किए जाते हैं, अदर्स को मनोनीत किया जाता है। नाउ वी स्टडी अबाउट डिक्टेटरशिप सिस्टम। डिक्टेटरशिप सिस्टम, नाउ इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट और डेमोक्रेसी सिस्टम, इन वी स्टडी डिक्टेटर सिस्टम, तानाशाही तंत्र। नाउ वी स्टडी इन दिस चैप्टर डिक्टेटरशिप सिस्टम, यानी जिसमें अपनी मनमानी की जाती है। डिक्टेटरशिप सिस्टम, डिक्टेटरशिप सिस्टम के अंदर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिक्टेटरशिप इज दैट द पीपल्स हु आर रूल्ड हैव नो शेयर इन द गवर्नमेंट। यानी कि हमारे डिक्टेटरशिप सिस्टम की मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? डिक्टेटरशिप सिस्टम की मेन विशेषता, मेन स्पेसिफिकेशन इसकी ये है कि इसमें लोगों का किसी तरह का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता, लोगों का कोई साझेदारी नहीं होती, लोगों का कोई शेयर नहीं रहता गवर्नमेंट के अंदर। देयर इज़ नो शेयर हु आर रूल्ड, दैट इज नो शेयर, रूल्ड हैव नो शेयर इन द गवर्नमेंट। पीपल्स हु आर रूल्ड, यानी कि लोगों द्वारा जो रूल किया जाता है उनका हमारी सरकार के अंदर किसी तरह की कोई साझेदारी नहीं रहती है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिक्टेटरशिप दैट द पीपल्स हु आर रूल्ड, जिनको पीपल, जिनके ऊपर जिनको रूल किया जाता है, पीपल्स यानी कि लोगों पर जिसका शासन किया जाता है, उसमें पीपल्स जो कि शासन करते हैं। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डिक्टेटरशिप इज दैट द पीपल हु आर रूल्ड हैव नो शेयर। पीपल जो कि शासन करते हैं उनकी गवर्नमेंट में किसी तरह की साझेदारी नहीं रहती है, गवर्नमेंट में उनकी कोई किसी तरह की हिस्सेदारी नहीं होती है। यानी कि डिक्टेटरशिप सिस्टम के अंदर सब कुछ हमारा मोनार्क का होता है, यानी कि पीपल्स के अंदर पीपल्स की कोई स्पेशल कोई किसी तरह की कोई भूमिका उनको तो उनके ऊपर तो मोनार्क द्वारा शासन किया जाता है। वो अपनी तरफ से किसी तरह का कोई कंट्रीब्यूशन, उनकी किसी तरह की हिस्सेदारी नहीं रहती है, कोई शेयर नहीं रहता है। द मिलिट्री अथॉरिटी ऑफ द कंट्री टेक्स ओवर द डिक्टेटर, टेक्स ओवर एज द डिक्टेटर, यानी मिलिट्री अथॉरिटी, कंट्री की जो मिलिट्री अथॉरिटी है, टेक्स ओवर एज द डिक्टेटर, वो हमें एक तानाशाही के रूप में काम करती है। यानी मिलिट्री अथॉरिटी, कंट्री की जो मिलिट्री अथॉरिटी होती है वो उसकी जो कंट्री की मिलिट्री अथॉरिटी पर कमांड डिक्टेटर की यानी कि यानी कि मोनार्की रहती है, तानाशाही करने वाले की रहती है। यानी कि एक तरह से कंट्री के ऊपर जो मिलिट्री अथॉरिटी वो तानाशाही की तरह बरती जाती है। एज्यूम्स ऑल द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ही एज्यूम्स, यानी कि हमारा जो डिक्टेटर होता है वो सारी पावर को यूज़ करता है, सारी पावर का इस्तेमाल करता है। नाउ वी स्टडी अबाउट मोनार्की यानी राजतंत्र।
monarchy means a system of government where monarchy means a system of government where the peoples are ruled by a king, जहाँ पर लोगों का शासन जहाँ पर पीपल्स आर रूल्ड बाय, यानी कि जहाँ पर लोगों का शासन राजा द्वारा किया जाता है. दिस इज द मोनार्की. इट इज़ एन एंशियंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ये हमारा प्राचीन तंत्र है. प्राचीन तंत्र है, हमारी सरकार का प्राचीन तंत्र है. इन प्राचीन रूप हमारी सरकार का फॉर्म ऑफ, प्राचीन सरकार का रूप है. हमारा जो मोनार्की है प्राचीन सरकार का रूप है. मोनार्की सिस्टम प्राचीन राजतंत्र जो है प्राचीन सरकार का रूप है. देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ मोनार्कीज. देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ मोनार्कीज दैट एग्जिस्ट इवन टू. हमारे यहाँ पर दो तरह की मोनार्कीज मिलती हैं. इंडिया के अंदर अभी, वर्ल्ड के अंदर अभी भी टू टाइप्स की मोनार्कीज मिलती हैं जो अभी हमारे विश्व के अंदर एग्जिस्ट हैं, मिलती हैं. फर्स्ट वन है एब्सोल्यूट मोनार्की, जिसमें कंट्रोल, टोटली कंट्रोल राजा का रहता है, जिसमें टोटली कंट्रोल राजा का रहता है. अंडर दिस सिस्टम ऑफ मोनार्की द किंग हैज़ ऑल द अथॉरिटी एंड पावर दैट ही हैज़ इनहेरिटेड फ्रॉम हिज प्रीडिसेसर. इस सिस्टम के अंदर, इस मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की के अंदर क्या होता है? एब्सोल्यूट मोनार्की के अंदर कंप्लीट पावर जो होती है राजा के पास होती है, जो कि उसके प्रेडिसर्स यानी कि जो उसको वंशज अपने पहले के अधिकारी से मिली होती है. दिस फॉर्म इज़ यूजुअली हेरिडेटरी इन नेचर, जो कि ये फॉर्म हमारी होती है, ये इस प्रकार का जो सरकार का रूप होता है विरासत के रूप में मिला होता है. इन टूडेज वर्ल्ड सऊदी अरेबिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की. सऊदी अरेबिया के अंदर एब्सोल्यूट कंप्लीट मोनार्की का हमें सिस्टम मिलता है. सऊदी अरेबिया जहाँ पर हमारा ऑयल रिफाइनरीज, यहाँ पर पेट्रोलियम एंड डीजल सबसे ज़्यादा में मोस्टली ऑयल रिफाइनरी है, जहाँ पर हमें पेट्रोल चीप रेट पर मिलता है, वहाँ पर हमारा एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम देखने को मिलता है. संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी कि संवैधानिक राजतंत्र, संवैधानिक, दिस सिस्टम इज प्रिवलेंट इन ब्रिटेन, स्पेन एंड जापान. इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम हमारा ब्रिटेन, स्पेन एंड जापान के अंदर देखने को मिलता है. ब्रिटेन, जापान, स्पेन एंड जापान के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम देखने को मिलता है. देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंट्री. यहाँ पर एक इस तरह का संविधान देखने को मिलता है जहाँ विच इज़ द गवर्निंग अथॉरिटी, जहाँ पर जिसके पास शासन करने की पावर है, जिस संविधान के पास शासन करने की पावर है. द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस एंड कंट्रोल्स द पावर ऑफ द मोनार्की. ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन परिभाषित करता है पावर्स, यानी कि राजा की कंट्रोल करने की पावर और उस राजा की मुख्य पावर, मेजर पावर को रिप्रेजेंट करता है. राजा की मुख्य निर्धारित शक्ति को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है. यानी कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द कंट्रोल, डिफाइन एंड कंट्रोल्स. यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या करती है? डिफाइंस एंड कंट्रोल्स द, राजा की पावर्स को, राजा की शक्ति को परिभाषित करती है. राजा की शक्ति और उसकी कंट्रोल, उसको कंट्रोल कर, पीपल्स को कंट्रोल करने की पावर्स को निर्धारित करती है. इन 2006 द मोनार्की ऑफ नेपाल्स बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. 2006 के अंदर जो नेपाल के राजतंत्र था उसे हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के रूप में देखा गया. ड्यू टू द मूवमेंट बाय द पीपल, लोगों के आवागमन के कारण, लोगों की आवाजाही के कारण. यानी कि 2006 द मोनार्की ऑफ नेपाल्स बिकम ए, 2006 के अंदर नेपाल का जो राजतंत्र था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, यानी कि संवैधानिक राजतंत्र था. क्योंकि मूवमेंट, वहाँ पर लोगों का मूवमेंट देखा गया, वे जहाँ पर लोगों की मूवमेंट को ज़्यादा कुछ हद तक इम्पोर्टेंस दी गई, लोगों के आगमन को, लोगों की आवाजाही को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई. व्हाट मेक्स डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या बनाती है? व्हाट मेक्स डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या फॉर्म करती है? व्हाट मेक्स डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या बना? डेमोक्रेसी इज ए वेरी पॉपुलर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी का ज़बरदस्त पावरफुल हमारी पॉपुलर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है. बिकॉज द रूलर्स आर इलेक्टेड फॉर ए फिक्स्ड टर्म बाय द पीपल्स. क्योंकि डेमोक्रेसी में के अंदर रूलर्स को जो चयन किया जाता है, रूलर्स को इलेक्ट किया जाता है, वो एक फिक्स पीरियड के लिए किया जाता है. एंड देट आर अकाउंटेबल टू द पीपल, और जिस तक लोगों की पहुंच रहती है. आर्ग्यूमेंट्स, लोग डेमोक्रेसी के लिए क्या आर्ग्यूमेंट्स, क्या तर्क है डेमोक्रेसी के लिए?
Arguments about democracy. A democratic government is better government because it is a more accountable form of government. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बेटर गवर्नमेंट क्यों है कि क्योंकि इस तक लोगों की पहुंच ज़्यादा रहती है. डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. डेमोक्रेसी डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करती है, लोगों की निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेने की गुणवत्ता को इम्प्रूव करती है. डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट. डेमोक्रेसी प्रोवाइड करता है एक तरह से, प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विद, किस तरह से हम अंतर के बीच में संघर्ष को डील कर सकते हैं, संघर्ष के साथ संघर्ष को निपट सकते हैं. इस तरह से हमारा डेमोक्रेसी इंटरप्रेट करता है. देन डेमोक्रेसी इनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स. लोगों की डिग्निटी को बनाने, प्रतिष्ठा को बनाए रखता है. डेमोक्रेसी लोगों की प्रतिष्ठा को बनाए रखता है. डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउस अस टू करेक्ट इट्स ऑन मिस्टेक. क्योंकि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को अपनी मिस्टेक को सुधारने का मौका देती है. रिवॉल्यूशन, फंडामेंटल चेंज इन द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री. यानी कि एक कंट्री की जो गवर्नमेंट के अंदर, कंट्री के गवर्नेंस के अंदर जो एक बहुत मौलिक चेंज आता है, दिस चेंज इज नोन एज रिवॉल्यूशन, क्रांति. नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीट.